हाउस एक्ट्रेस को। अब भाई लड़का होकर एक लड़की की बॉडी में जाना बड़ा अजीब और शर्मनाक था, पर मरता क्या न करता। थोड़ा अतरंगी एक्सपीरियंस ही सही। मैं उड़ते उड़ते उसके फ्लैट पर पहुंच तो गया, लेकिन आगे मेरे साथ जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब आगे अगले ही पल बाथरूम से हवाई स्टाइल में पानी गिरने की सर सर आवाज आने लगी। साला दरवाजा भी हल्का सा खुला हुआ था। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गईं और पैर अपने आप बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। अब भाई यहाँ का नजारा थोड़ा ठीक नहीं है, तो तुम लोगों की तरफ से मैंने अकेले ही पूरा देख लिया। कुछ देर बाद रुयान अपनी नाइट ड्रेस पहनकर आई और बेड पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। मौका देखकर मैं तुरंत एक चमकदार रोशनी की तरह चमका और सीधे उसके माथे के अंदर गोता लगा गया। जैसे ही मैं उसके सपने में पहुंचा, देखा कि रुयान मजे से एक नीले समंदर के पानी में तैर रही थी। मैं अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर वो चौंकी, तो मैंने सीधे मुद्दे की बात की। मैंने कहा, हेलो ब्यूटीफुल, तुम्हारी आंखों में ये जो कॉर्निया लगा है ना, वो असल में मेरा ही है। रुयान ने पानी में हाथ पैर मारते हुए हैरान होकर कहा, ओह हेलो हैंडसम, मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारी आंखों का कॉर्निया है? मैंने सीरियस होकर कहा, क्या तुम्हें पिछले साल पड़ोसी राज्य में आया वो भयानक भूकंप याद है? मैं उसी भूकंप में मर गया था, जिसके बाद मेरी फैमिली ने मेरा कॉर्निया डोनेट कर दिया था। रुयान की आंखें बड़ी हो गईं। अगर तुम मर चुके हो तो साले इस वक्त मेरे सपने में क्या कर रहे हो? मैंने अपना सिर पीटा और कहा, वही तो राम कथा सुनाने आया हूँ। मरने के बाद यमदूत मुझे यमराज के पास ले गए। यमराज ने अपनी महापुस्तिका चेक की और बोले कि तुम्हारी उम्र अभी बची हुई है, वापस धरती पर जाओ। पर दिक्कत ये है कि हॉस्पिटल वालों ने मेरी असली बॉडी को जलाकर राख कर दिया। अब मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। मैं बस तुम्हारे सपने में आकर तुमसे ये भीख मांगने आया हूँ कि क्या मैं तुम्हारे इस शरीर में पनाह ले सकता हूँ। मुझे पता है तुम एक बार में यकीन नहीं करोगी, पर मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए। इसीलिए जब सुबह आंख खुले तो ठंडे दिमाग से सोचना। रुयान अचानक एक भयानक झटका खाकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा था। उसने टेबल से पानी उठाकर 2-3 घूंट गटका, पर साली को रात भर दोबारा नींद नहीं आई। सुबह नाश्ते की टेबल पर रुयान ने डरे हुए चेहरे से काम वाली आंटी वांग से पूछा, आंटी, अपने इस इलाके के आसपास कोई तगहा ओझा या तांत्रिक बाबा रहता है क्या? मुझे लगता है मेरे पीछे कोई गंदी आत्मा पड़ गई है। कल रात साला सपने में एक भूत मुझे सीधे समंदर के पानी में खींच रहा था। हवा में तैरते हुए मैंने जब यह सुना तो मुझे खुद पर थोड़ी ग्लानि हुई कि यार मैंने बेचारी लड़की को डरा दिया। अगली रात जैसे ही वो सोई, मैं फिर से उसके सपने में घुस गया। इस बार सपना एक पुरानी सुनसान गली का था। मैं चुपचाप रुयान के पीछे पीछे चल रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ। वो झटके से मुनी और डरकर पीछे हटने लगी। तुम फिर आ गए? कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैडम जी, गलत मत समझो और डरो तो बिल्कुल मत। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। कल रात का सपना याद है ना? असल में इस वक्त भी तुम सपना ही देख रही हो। मैं बस तुम्हारे शरीर में थोड़ी सी जगह मांग रहा हूँ। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में उंगली नहीं करूंगा, बल्कि भूतिया शक्तियों से तुम्हारी मदद ही करूंगा। रुयान ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और अजीब सा मुंह बनाकर बोली, पर बॉस, तुम एक लड़के हो और मैं एक लड़की हूँ। एक ही बॉडी में लड़का लड़की थोड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा क्या? मैंने हंसकर कहा, अरे आदत पड़ जाएगी यार, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। उसने तुरंत दूसरा सवाल दागा, अच्छा ये बताओ, जब तुम मेरी बॉडी में आ जाओगे तो इस शरीर को चलाएगा कौन, तुम या मैं? मैंने तुरंत सीना ठोकर कहा, अरे 100% तुम ही चलाओगी। तुम मालकिन रहोगी। मुझे बस एक छोटा सा पालतू कुत्ता या बिल्ली समझकर अपनी बॉडी के एक कोने में रख लेना। पर रुयान का डर कम नहीं हुआ। वो फिर 2 कदम पीछे हटी और चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने बेबसी में एक ठंडी सांस ली और उसका सपना टूटने से पहले वहां से गायब हो गया। मैंने सोचा चलो अगले दिन ट्राई करेंगे। तीसरी रात जैसे ही मैं उसके सपने में गया, रुयान का पारा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से में पैर पटकते हुए चिल्लाई, तुम कितने बदतमीज और ढीठ इंसान हो यार। जब मैंने एक बार सा मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, तो तुम क्यों बार बार आ जाते हो? तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती क्या? मैंने उदास होकर कहा, इंसानी भाषा तो समझ आती है मैडम, पर मैं अभी पूरी तरह मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। रुयान ने गुस्से में ताना मारा, तो मेरे शरीर के अंदर एक कोने में छिपकर जीने का क्या मतलब है? तुम तब भी तो मौत का ही इंतजार कर रहे होगे ना? ऐसी लाचार जिंदगी जीने का साला फायदा ही क्या है? उसकी ये बात सीधे मेरे दिल के पार निकल गई। मैं एकदम सुन्न हो गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। साला सच तो कह रही थी वो, ऐसी भूतिया जिंदगी का क्या वजूद। मैं गहरे सन्नाटे और डिप्रेशन में डूब गया। रुयान ने जब मेरा उतरा हुआ और मायूस चेहरा देखा तो उसका गुस्सा गायब हो गया। उसकी आंखों में मेरे लिए दया आ गई। वो थोड़ी नीचे झुकी और मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, ए तुम ठीक तो हो ना? फिर उसने एक लंबी सांस ली और प्यार से कहा, चलो छोड़ दो, जिंदगी का कोई बड़ा मतलब ना भी हो तब भी इंसान जी सकता है। असल में जिंदा रहना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब है। उसकी ये गहरी बात सुनकर मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे लगा साला मुझे ज्ञान मिल गया हो। मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर रुयान को कस के गले से लगा लिया। अरे छोसो, मुझे बचाओ। रुयान सपने में चिल्लाते हुए बुरी तरह छटपटाने लगी और नतीजा, वो फिर से डरकर बिस्तर पर उठ बैठी। पर इस बार वो डरी नहीं, बल्कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोते हुए खुद से कहने लगी, सब के सब साले मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? बचपन में स्कूल के दोस्त चिढ़ाते थे, बड़ी हुई तो प्यार के नाम पर एक रईस सादे आशिर ने धोखा देकर करियर बर्बाद कर दिया। फिल्मों में आई तो टॉप एक्ट्रेस ने लात मारकर निकाल दिया, और अब साला जब मैं चैन से सोती हूँ तो सपने में भी ये भूत मुझे जीने नहीं देता। मैं कहाँ जाऊँ? बेचारी लड़की का रोना देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरा तरीका गलत था। अगले दिन मैंने तय किया कि अब डराना नहीं बल्कि तमीज से बात करनी है। रात को जैसे ही वो सोई, मैं फिर हाजिर हो गया। मुझे देखते ही रुयान चहकर बोली, लो तुम फिर आ गए? मैंने हाथ जोकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो हमेशा यहीं रहता हूँ तुम्हारे आसपास। रुयान ने सिर पकड़ लिया, तुम तो पूरे नंबर 1 के रीहीन और आवारा हो। 24 घंटे मेरे पीछे साए की तरह मंडराते रहते हो। मैंने मासूमियत से कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इस पूरी दुनिया में मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेघर हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास रुका हूँ। रुयान ने आंखें सिकोकर पूछा, अच्छा सच सच बताओ, तुम साले मेरे पीछे किस दिन से पड़े हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, याद करो जिस दिन तुम नदी से वो बड़ी सी मछली पककर घर लौटी थी ना, मैं उसी शाम से तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर आ गया हूँ। तो भाई जब मैंने रुयान को बताया कि मैं उस दिन से उसके साथ हूँ जिस दिन वो मछली पकड़ कर लौटी थी, तो रुयान का दिमाग झन्न से घूम गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और गुस्से में चीखते हुए बोली, इसका मतलब तुम तब से लगातार मेरे पीछे साए की तरह घूम रहे हो और तुमने एक पल के लिए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने मासूमियत से अपनी गर्दन हिलाई, हाँ मैडम, जब मेरा कोई घर ही नहीं है तो मैं और कहाँ जाता? मैं तो 24 घंटे तुम्हारे आसपास ही था। रुयान का चेहरा
अचानक गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और थरथराते हुए बोली, ओह माय गॉड। तो फिर जब मैं रात को कपड़े बदलती थी, जब मैं बाथरूम में नहाने जाती थी, क्या तुम साले तब भी वहीं मौजूद थे? क्या तुमने वो सब कुछ देखा? मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने घबरा कर हकलाते हुए कहा, अरे वो मैडम जी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं कोई वैसा घटिया इंसान नहीं हूँ, कसम से। मैंने बस शुरुआत में थोड़ा सा ही देखा था। उसके बाद जैसे ही मुझे समझ आया, मैंने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया था। मैंने पूरा नहीं देखा यार। रुयान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने कान बंद करके पागल की तरह चिल्लाई, बस करो, बंद करो अपनी बकवास। तुम कितने बेशर्म, ठरकी और बदतमीज भूत हो। छी, जानवर हो तुम, पूरे दरिंदे। बंद करो ये सब और मेरे सपने का दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकलना है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। अरे यार, तुम तो साला इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रही हो। मेरी पूरी बात तो सुनो, गुस्सा थूको और जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। हम यहाँ कुछ जरूरी और काम की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रुयान के गाल शर्म और गुस्से से लाल हो रहे थे। वो एक अजीब सी शर्मिंदगी भरे सन्नाटे में डूब गई और हम दोनों कुछ पल के लिए चुपचाप एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अचानक जैसे ही वो सन्नाटा टूटा, हम दोनों के मुंह से एक साथ एक ही शब्द निकला, थैंक यू। हम दोनों एक साथ बोले तो रुयान थोड़ा झेंप गई। उसने अपनी पलकें झुकाई और धीरे से कहा, पहले तुम बोलो, क्या कह रहे थे? मैंने एक गहरी और सुकून भरी सांस ली और कहा, मैं बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था मैडम। थैंक यू तुम्हारी उस आंख के कॉर्निया के लिए, जिसकी वजह से तुम आज इस खूबसूरत दुनिया को दोबारा देख पा रही हो और तुम्हारी आंखों में आज भी मेरा एक हिस्सा जिंदा है। रुयान का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उसने एक लंबी सांस ली और बहुत ही दर्द भरे लहजे में अपनी कहानी सुनाने लगी। वो बोली, सच बताऊं भाई, तो एक वक्त ऐसा आया था जब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सिर्फ अंधेरे में ही गुजार दूंगी। मैं कभी दोबारा रंगों को नहीं देख पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये नई जिंदगी मिली है, इसलिए थैंक यू मत कहो, कोई बात नहीं। सच कहूं तो अपने इस पुराने धोखेबाज आशिक और फिल्म इंडस्ट्री की उस गंदी राजनीति से दूर होकर अब मैं इस छोटे से स्टूडियो में बहुत सुकून और शांति महसूस करती हूँ। यहाँ फिल्मों की तरह कोई दिखावा नहीं है, कोई पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला नहीं है, कोई झूठे रिश्ते नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। खैर, ये सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम अभी कुछ देर पहले मुझसे क्या कह रहे थे? मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भी तुम्हें दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ रुयान। कल रात सपने में जो तुमने मुझे जिंदगी का असली मतलब समझाया ना, कि जिंदा रहना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब है, उस बात ने मेरे दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया, मेरे दिमाग के बंद कपाट खोल दिए। मैं अब डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ। रुयान ने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भाई। असल में वो बात मैंने किसी और से नहीं, बल्कि एक वक्त पर खुद को टूटने से बचाने के लिए अपने आप से कही थी। खैर, अब मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। तो आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? तुम अब क्या करने वाले हो? मैंने मौका देखकर चौंका मारा और बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम प्लान क्या होना है? मैं तो वही पुरानी राम कथा लेकर फिर से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुमसे भीख मांग रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारी इस बॉडी के अंदर एक छोटे से हिस्से में पनाह ले सकता हूँ? प्लीज हाँ कह दो ना। रुयान ने तुरंत अपना मुंह बिचकाया और कहा, अरे यार, मैं एक लड़की हूँ और तुम एक लड़के हो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आगे चलकर कितनी अजीब और शर्मनाक सिचुएशंस खड़ी होंगी, तुम सोच भी सकते हो? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जब रुयान का वो सख्त रवैया देखा तो मेरा चेहरा एकदम उतर गया। मैं उदास होकर जमीन की तरफ देखने लगा। मुझे इतना मायूस और दुखी देखकर रुयान का दिल पिघल गया। उसे अंदर ही अंदर थोड़ा पछतावा होने लगा कि बेघर भूत को उसने फिर से दुत्कार दिया। उसने अपने होंठ चबाए, थोड़ा सोचा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा बाबा ठीक है, इतना रोना मत रो। एक काम करते हैं, हम पहले सिर्फ 2 दिन का ट्रायल करके देखते हैं। अगर 2 दिन में मुझे कंफर्टेबल लगा तो ठीक, वरना तुम्हें बोरिया बिस्तर समेट कर जाना होगा, समझे? क्या तुम्हें ये मंजूर है? यह सुनते ही मेरी बाँछें खिल गईं। मैं खुशी से उछल पड़ा और चिल्लाया, अरे मंजूर है, 100% मंजूर है मैडम, थैंक यू सो मच। रुयान ने आंखें मटकाते हुए हंसकर ताना मारा, हाँ हाँ, अब मन ही मन लड्डू फोड़ना बंद करो और चुपचाप बैठकर खुशियां मनाओ। तुम बहुत खुश नसीब हो कि मुझ जैसी पवित्र, संस्कारी और इतने परफेक्ट फिगर वाली खूबसूरत लड़की की बॉडी में तुम्हें रहने की जगह मिल रही है। साला तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, बहुत सस्ते में छूट गए तुम। मैंने भी हंसकर उसका शुक्रिया अदा किया। तभी मेरी नजर टेबल पर रखी उसकी फाइलों और स्टूडियो के अकाउंट पेपर्स पर पड़ी। मैंने गंभीर होकर पूछा, रुयान, इन फाइलों को देखकर लग रहा है कि तुम आजकल किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हारा ये फिशिंग लाइव स्ट्रीम का स्टूडियो घाटे में चल रहा है क्या? अगर कोई पैसों की दिक्कत है तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। रुयान चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस मुसीबत से गुजर रही हूँ? मैंने हंसकर कहा, अरे मैडम भूल गई क्या? मैं 24 घंटे तुम्हारे आसपास ही मंडराता हूँ। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे स्टूडियो के बैंक अकाउंट में फूटी कौड़ी नहीं बची है। अगर अगले कुछ दिनों में कहीं से फंड या बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो तुम्हारा ये लाइव स्ट्रीम का धंधा और स्टूडियो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यही टेंशन है ना तुम्हें? तो सुनो, क्योंकि तुमने मुझे अपनी बॉडी में 2 दिन रहने की परमिशन दी है तो मैं भी तुम्हें खाली हाथ नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारे स्टूडियो के लिए पैसों का और तगड़े इन्वेस्टमेंट का पूरा बंदोबस्त करवा दूंगा, ताकि तुम्हें ये न लगे कि मैं तुम्हारी बॉडी पर मुफ्त का कब्जा जमा कर बैठा हूँ। डील पक्की? रुयान ने हैरान होकर हामी भर दी। अब वादा तो कर लिया था भाई, तो निभाना भी था। मैं तुरंत रुयान के सपने से बाहर निकला और हवा में उड़ते हुए सीधे अपने उसी पुराने अरबपति दोस्त ये फेंग के आलीशान बंगले पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं बेडरूम में गया, देखा कि साला ये फेंग बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो भयंकर इंसोमनिया, नींद न आने की बीमारी का शिकार हो चुका था। वो उठकर अकेला ही सोफे पर बैठा था और अपने हाथ में शराब का ग्लास लेकर धीरे धीरे घूंट भर रहा था। अजीब बात ये थी कि जैसे ही मैं कमरे में आया, उसे मेरी आत्मा की मौजूदगी का एहसास हो गया। उसने खाली हवा में देखते हुए बड़बड़ाना शुरू कर दिया, भाई तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ गायब थे? क्या तुम्हें धरती पर रहने के लिए कोई नया शरीर मिल गया? देखो भाई, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कहीं भी कोई ढंग का शरीर नहीं मिल रहा है तो तुम भटकना बंद करो और सीधे आकर मेरे ही इस शरीर के अंदर रह लो। मुझे अब कोई ऐतराज नहीं है। ये फेंग शराब के नशे में धुत होकर लगातार अकेले ही हाथ पैर हिलाकर बातें किए जा रहा था। वो मुझे अपनी सेक्रेटरी की गद्दारी और उसके पक्षे जाने की पूरी कहानी सुना रहा था कि कैसे पुलिस उसे ले गई। बोलते बोलते अचानक उसकी आंखें भारी होने लगीं, शराब का नशा बढ़ा और वो सोफे पर ही लुक कर गहरी नींद में सो गया। मौका देखकर मैं तुरंत उसके दूसरे सपने के अंदर दाखिल हो गया। सपने में जाते ही नजारा बड़ा अजीब था। ये फेंग एक टेबल पर बैठा मजे से वही अपनी पुरानी डिश यानी भुनी हुई किडनियां ठूस रहा था। उसने एक कबाब मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ले भाई तू भी थोड़ा खा ले, बहुत मजेदार है। मैंने अपना सिर पीट लिया और चिल्लाया, साले तू सपने में भी ये बकवास ची खाना बंद नहीं कर सकता क्या? तुझे इस सोहे अजीब सी महक वाली डिश से इतना क्या प्यार है रे? ये फेंग ने कबाब चबाते हुए कहा, अरे भाई तुझे तो पता ही है कि चीन में कहते हैं जो अंग कमजोर हो वही चीज खाकर उसे मजबूत करो। ईट व्हाट नीड्स फिक्सिंग। मेरी किडनी का ऑपरेशन हुआ है तो मुझे ये खाना ही पड़ेगा ना? मैंने गुस्सा होकर कहा, अरे गधे, ये तेरा
सपना है, हकीकत नहीं है। ये फेंग हंसा तो क्या हुआ, हकीकत में तो डॉक्टर मुझे ये मसालेदार चीज छूने भी नहीं देते। कम से कम सपने में तो मैं जी भरकर इसका मजा ले सकता हूँ ना। तू अपनी बात बता, तू इस वक्त यहाँ मुझसे क्या सौदा करने आया है? मैंने सीरियस होकर कहा, देखो भाई, मैं यहाँ तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक दूसरी आत्मा से मिला, मतलब एक लड़की से, जो पहले अंधी थी और उसे मेरी ही आंखों का कॉर्निया मिला था। अब वो बिल्कुल ठीक है और देख सकती है। ये फेंग ने प्लेट साइड में रखी और खुश होकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही नेक और अच्छी बात है भाई। तो क्या उसने तुम्हें अपनी बॉडी में रहने की इजाजत दे दी? मैंने उदास होकर कहा, हाँ, उसने 2 दिन के ट्रायल के लिए हाँ तो कह दिया है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है। उसका एक लाइव स्ट्रीम का स्टूडियो है जो भयंकर पैसों की तंगी से गुजर रहा है और बंद होने की कगार पर है। मैंने जोश जोश में आकर उससे वादा कर लिया कि मैं उसके लिए पैसों का इंतजाम करूंगा, इसलिए मैं यहाँ सीधे तुम्हारे पास अपने इस शहर के सबसे बड़े कुबेर और अमीर दोस्त के पास मदद मांगने आया हूँ। ये फेंग ने एक शातिर बिजनेसमैन की तरह मुस्कुराकर अपने चश्मे को ठीक किया और बोला, हम तो ये बात है, पैसों की दिक्कत। सुनो भाई, ये तो बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है। असल में हमारा लोंगीवे ग्रुप इस वक्त शहर में एक बहुत बड़ी नई इन्फॉर्मेशन मीडिया कंपनी शुरू करने का प्लान बना रहा है। तुम वापस जाओ और उस लड़की से पूछो कि क्या वो हमारे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन करने में इंटरेस्टेड है। हम उसकी कंपनी में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। मैंने खुश होकर कहा, अरे वाह भाई, ये तो एकदम परफेक्ट डील है, लेकिन एक काम क्यों नहीं करते, तुम खुद मेरे साथ चलकर उससे आमने सामने मिलकर ये डील फाइनल क्यों नहीं कर लेते? ये फेंग ने तुरंत एटीट्यूड में अपना कॉलर खड़ा किया और बोला, अरे जाना भाई, दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं इस पूरे स्टेट का नंबर 1 यंग बिलियनियर हूँ, अरबपति हूँ। मैं खुद चलकर किसी छोटे मोटे मामूली स्टूडियो वाले से भीख मांगने जाऊंगा कि मुझसे पैसे ले लो? मार्केट में मेरी इकलौती इर्द की धज्जियां उड़ जाएंगी भाई, बहुत साग गिर जाएगी मेरी। मैंने उसकी आंख में झांकते हुए एक बदमाश स्माइल दी और कहा, अरे ओ भाई, अपनी रईसी की धौंस किसी और को दिखाना। तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? वो लियू रुयान सू शाओमेई है। इतनी खूबसूरत है ना कि उसका वो हुस्न, वो कातिलाना फिगर और वो लंबी लंबी गोरी टांगे, कसम से कह रहा हूँ, अगर तुमने उसे एक बार देख लिया ना तो तुम अपनी आंखें उससे चाहकर भी दोबारा हटा नहीं पाओगे। मेरी बात मानो, तुम दोनों का टांका भिड़ाकर देखते हैं। तुम भी कुंवारे हो, वो भी कुंवारी है। तुम्हारे पास अंधाधुंध पैसा है और उसके पास कयामत का रूप है। और सबसे मजे की बात सुन, अगर मैं उसकी बॉडी के अंदर आ गया तो तुम्हें अपनी जिंदगी में अपनी पसंद की खूबसूरत बीवी भी मिल जाएगी और साथ में 24 घंटे तुम्हारा ये जिगरी यार यानी मैं भी उसी के शरीर में तुम्हारे साथ रहेगा। एक तीर से 2 निशाने, कितना फायदे का सौदा है भाई। ये सुनते ही ये फेंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कबाब का टुकड़ा टेबल पर फेंका और डरकर चिल्लाया, अरे ओ भाई चुप हो जा, हाथ जोता हूँ तेरे। वो नजारा सोचकर ही मेरे दिमाग में तहलका मच रहा है। साला रोंगटे खड़े हो गए मेरे। एक ही लड़की के शरीर में मेरी बीवी भी होगी और अंदर से तेरी आवाज भी आएगी। ये तो भयंकर कयामत वाला सीन हो जाएगा भाई। मुझसे ये सब नहीं होगा। खैर मजाक छोड़, मैं तेरी इस मदद के बदले और उस किडनी के एहसान के बदले तेरी उस दोस्त की कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं कल ही अपने ऑफिस से इन्वेस्टमेंट पेपर्स भिजवा दूंगा, तू फिक्र मत कर। काम पूरा होते ही मैंने उसे बाय बोला और उसके सपने से बाहर निकल आया। अगली सुबह धूप खिली और रुयान का लाइव स्ट्रीम रूम एकदम सजकर तैयार था। रुयान ने कैमरे के सामने आकर बहुत ही प्यारी स्माइल दी और अपनी मधुर आवाज में बोली, हेलो एवरीवन, शाओमेई लव्स फिशिंग लाइव स्ट्रीम चैनल पर आप सभी प्यारे फैंस का स्वागत है। मैंने कुछ दिनों पहले सुना था कि इस नदी के अंदर एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी मछली छिपी हुई है, तो आज आपका ये भाई, सॉरी आपकी ये शाओमेई उस मछली को पानी से बाहर निकाल कर ही दम लेगी। देखते हैं आज किस्मत किसका साथ देती है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, रुयान के फैंस ने कमेंट्स की बौछार कर दी और स्क्रीन पर गिफ्ट्स की बार आ गई। रुयान खुशी से चिल्लाई, ओह माय गॉड, हमारे नंबर 1 फैन और सबसे बड़े डोनर भाई ने इतना बड़ा गिफ्ट भेजा है। थैंक यू सो मच भाई, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तभी कमरे की खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और मैं एक अदृश्य साए की तरह मुस्कुराते हुए रुयान के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। मैंने मन ही मन कहा, हेलो रुयान, लो तुम्हारा ये आवारा और रिकहीन भूत दोस्त वादा पूरा करके वापस आ गया है। रुयान ने जैसे ही मेरी आवाज सुनी, वो चौंक कर पीछे मुझी और हैरान होकर बोली, अरे तुम वापस आ गए? इसका मतलब मैं इस वक्त फिर से सपने में हूँ? हे भगवान, मेरी वो नदी वाली बड़ी मछली, मेरा वो नंबर 1 डोनर भाई, सब साला सपना ही था क्या? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, अरे अब इतना गुस्सा मत करो मैडम, चिना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। रुयान ने अपनी आंखें सिकोकर चिढ़ते हुए पूछा, कैसी खुशखबरी भाई? क्या तुम कहीं से असली पैसे लेकर आए हो या यमलोक के वो नकली भूत या नोट उठाकर ले आए हो? मैंने गुस्से में अपना मुंह बनाया और कहा, अरे नोट नहीं, मैं सीधे उस पैसे की तिजोरी के मालिक को ही तुम्हारे लिए उठाकर ले आया हूँ। वो इंसान इस वक्त शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में रुका हुआ है। कल सुबह तुम सीधे वहाँ जाओ और उससे मिलकर अपनी कंपनी के लिए तगड़े इन्वेस्टमेंट की डील फाइनल कर लो। रुयान ने एक राहत की सांस ली, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वो अपनी फिशिंग रॉड को संभालते हुए बोली, चलो ठीक है, मान गई। तुमने इतनी बड़ी मुसीबत में मेरी और मेरे स्टूडियो की मदद की है, तो कल रात जो तुमने सपने में मेरे साथ वो अतरंगी हरकत की थी, गले मिलने वाली, उसके लिए मैं तुम्हें मार करती हूँ। अब मुझे चैन से सोने दो। अगले दिन सुबह रुयान एकदम तैयार होकर जैसे ही उस आलीशान होटल की लॉबी में घुसी, अचानक सामने से उसकी मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री की उसकी एक पुरानी जलनखोर और घमंडी कलीग से हो गई, जो लाल रंग की ड्रेस पहने अपने अमीर पति की बाहें थामे वहाँ घूम रही थी। रुयान को देखते ही उस औरत का चेहरा नरद से सिकुंज गया। वो ताली बजाकर हैरीली हंसी हंसते हुए बोली, ओहो सु शाओमेई, सच में तुम ही हो ना? अरे वाह, अब तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम जिंदगी भर के लिए अंधी कबाड़ बन चुकी हो और कभी दोबारा देख नहीं पाओगी। वैसे आज यहाँ इस रईसों के होटल में क्या करने आई हो मैडम? कोई काम वाम ढूंढने आई हो या यहाँ अपनी इस बॉडी का धंधा करने आई हो? अगर पैसों की इतनी ही तंगी है तो बताओ, मैं अपने इस अमीर पति से तुम्हारी सेटिंग करवा दूं क्या? कुछ पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। रुयान का खून खौल उठा। वो गुस्से में कांपती हुई चिल्लाई, तुम कितनी बेशर्म, बदतमीज और नीच औरत हो। उस औरत ने तुरंत अपने पति का हाथ पकड़ा और नाटक करते हुए रोने का ढोंग करने लगी। ओह सुनो जी, देखो ना, ये 2 कौड़ी की फ्लॉप एक्ट्रेस मुझे गाली दे रही है, मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। उसका पति एक नंबर का ठरकी और घमंडी रईस था। उसने रुयान के खूबसूरत चेहरे को ऊपर से नीचे तक ताहा और गंदी स्माइल देकर बोला, अरे वाह, माल तो एकदम कड़क है। सुनो ब्यूटीफुल, क्या ख्याल है, क्यों ना आज की रात मेरे साथ गुजारी जाए? जरा मेरे कमरे में चलो और मुझे अच्छे से खुश कर दो। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं अपनी पावर से तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में फिर से नंबर 1 स्टार बना दूंगा। बोलो मंजूर है? रुयान ने गुस्से में कदम पीछे हटाए और कगक कर चिल्लाई, दफा हो जाओ यहाँ से नीच इंसान, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को बुला लूंगी। वो औरत जोर से हंसी और बोली, पुलिस? अरे ओ लड़की, जानती भी है मेरा पति कौन है? इसकी एक उंगली के इशारे पर पुलिस नाचती है। चुपचाप मेरे पति को खुश कर, क्या पता तेरी किस्मत चमक जाए। तभी पीछे से एक बेहद कगक, भारी और रौबदार आवाज गूंजी, मिस सु शाओमेई। सबने चौंक कर मुंह कर देखा तो वो साक्षात लोंगीवे टेक्नोलॉजी ग्रुप का चेयरमैन अरबपति ये फेंग जान डाचर था। ये फेंग को देखते ही
रुयान के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने आदर से कहा, जांग जोंग मिस्टर जांग, नमस्ते। ये फेंग ने सीधे आकर रुयान से हाथ मिलाया और बहुत ही शालीनता से पूछा, मिस्सू सब ठीक तो है ना? क्या बात है, यहाँ कोई मुसीबत खड़ी हो गई है क्या? रुयान ने उस घमंडी जोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, यहाँ मुझे दो पागल और आवारा कुत्ते मिल गए हैं जो भौंक रहे हैं। यह सुनते ही वो घमंडी औरत गुस्से में चिल्लाई, थ्रू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कुत्ता कहने की? लेकिन ये फेंग ने उस आदमी की तरफ अपनी ठंडी और कातिलाना नजरें घुमाई और ककक आवार में बोला, तुम यूचांग कंपनी के मिस्टर चेन हो ना? मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारी कंपनी ने पिछले महीने हमारे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की भीख मांगी थी। मिस्टर चेन, अपनी इस बदतमीज और जाहिल औरत की भान को लगाम देकर रखो और इसे तमीज सिखाओ, वरना कल सुबह तुम्हारी कंपनी का नामो निशान इस मार्केट से मिटा दूंगा। मिस्टर चेन का पूरा बदन डर से थर थर कांपने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़ से और गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे मिस्टर झांग सर, आप यहाँ? सर प्लीज गुस्सा मत होइए, ये तो बस एक छोटी सी गलतफहमी का मामला था। मैं आज ही इस बदतमीज औरत को सबक सिखाऊंगा। प्लीज हमारे बिजनेस को बख्श दीजिए सर। ये फेंग ने गुस्से में अपनी उंगली से बाहर का रास्ता दिखाया और चिल्लाया, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, अब मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। तुरंत रोल आउट। दोनों पति पत्नी पूंछ दबाकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। ये फेंग तुरंत रुयान की तरफ मुड़ा। उसका सख्त चेहरा एकदम नरम हो गया और वो बहुत ही पोलाइट अंदाज में बोला, मिस्सू, आई एम रियली सॉरी, मुझे नीचे आने में थोड़ी देर हो गई जिसकी वजह से आपको इन गंदे लोगों का सामना करना पड़ा। चलिए हम उस तरफ कैफे में बैठकर आराम से चाय कॉफी पीते हैं और अपनी डील की बात करते हैं। मिस्सू मिस्सू क्या हुआ? रुयान चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी थी। इतने सालों की बेइज्जती, अकेलापन और दुनिया के तानों के बाद आज पहली बार किसी मर्द ने, एक इतने बड़े रईस ने उसके सम्मान के लिए पूरी दुनिया के सामने स्टैंड लिया था। रुयान अपने जज्बात काबू नहीं कर पाई। वो आगे बढ़ी और उसने रोते हुए सीधे ये फेंग को कसकर अपने गले से लगा लिया। मैं भी पीछे एक साई की तरह खड़ा होकर ये सब देख रहा था और हैरान था। ये फेंग एकदम पत्थर की तरह जम गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने घबरा कर कहा, मिस्सू आप ठीक तो है ना? रुयान ने उसके कंधे पर सिर रखकर सुबकते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे बस कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रहने दो और हिलो मत। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। पर सच बताऊं तो बहुत लंबा समय बीत गया है, आज तक किसी ने भी मुझे इस तरह दुनिया के सामने प्रोटेक्ट नहीं किया, मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया। रोते रोते रुयान के आंसुओं और उसकी आंखों के काजल से ये फेंग का कीमती कोट पूरा भीग गया था और उस पर काला धब्बा लग गया था। रुयान ने पीछे हटकर अपनी आंखें पोंछी और झेमते हुए बोली, ओह गॉड, मैंने रोते रोते आपके इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए, मैं आपको इसके बदले नया सूट ला कर दूंगी। ये फेंग ने मुस्कुराकर अपने कोट को देखा और कहा, अरे कोई बात नहीं मिस्सू, ये तो मामूली कपड़ा है, घर जाकर धुल जाएगा, इसकी कोई फिक्र मत कीजिए। वैसे आप बहुत परेशान और थकी हुई लग रही हैं, क्या आपको पहले थोड़ा आराम करना चाहिए? हम बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की बात बाद में भी कर सकते हैं। रुयान ने अपनी आंखें साफ की और मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम अभी और इसी वक्त अपनी पार्टनरशिप की बात करेंगे। उस दोपहर रुयान और ये फेंग के बीच कॉफी शॉप में घंटों तक बहुत ही शानदार बातचीत हुई। दोनों बिजनेस के साथ साथ एक दूसरे की पर्सनल लाइफ पर भी हंस हंस कर बातें कर रहे थे और उन दोनों के बीच की हवा में एक बहुत ही प्यारा, रूमानी और अजीब सा रोमांटिक वाइब महसूस हो रहा था। रात को जब रुयान घर लौटी तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो हवा में मुक्का मारकर अपनी जीत का जश्न मनाती हुई अपने बेड पर लेटी और चैन की नींद सो गई। जैसे ही वो गहरी नींद में गई, मैं बिना देर किए सीधे उसके सपने के नीले बादलों के बीच दाखिल हो गया। मैंने हाथ बांधकर शरारती स्माइल के साथ पूछा, क्यों मैडम, लग रहा है आज तुम दोनों के बीच की जो पार्टनरशिप की डील है वो बहुत ही मजेदार और अंदर तक फिट बैठी है। आज का दिन बहुत खास रहा ना? तुम दोनों की मीटिंग कैसी रही? सब बढ़िया से फाइनल हो गया ना? रुयान ने शर्माते हुए अपनी आंखें घुमाई और मुझसे पूछा, अरे तो इसका मतलब आज होटल में जो कुछ भी तमाशा हुआ वो सब तुमने अपनी इन भूतिया आंखों से लाइव देखा था? तुम वहीं छिपे थे ना? मैंने हंसकर अपनी गर्दन हिलाई। हाँ मैडम, एक एक सीन देखा है मैंने। तुम्हारी वो कलीग और उसका वो ठरकी बुढ़ा पति कैसे तुम्हें परेशान कर रहे थे और कैसे हमारे दोस्त ने आकर उनकी लंका लगा दी, सब देखा मैंने। रुयान ने थोड़ा गंभीर होकर मेरी तरफ देखा। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम उस ये फेंग जॉन डाटरी को इतने अच्छे से कैसे जानते हो? तुम दोनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? और सच सच बताना, वो इंसान अंदर से कैसा है? उसका नेचर कैसा है? वो सच में इतना ही कगक और अच्छा है क्या? मैंने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा और मजे लेते हुए कहा, क्यों मैडम, ये अचानक उसके बारे में इतनी पूछताछ क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहली ही मुलाकात में उस पर अपना दिल हार बैठी हो? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? ये सुनते ही रुयान ने शर्माते हुए अपनी हथेलियों से अपना पूरा चेहरा छिपा लिया और बच्चों की तरह ब्लश करते हुए पैर पटक कर बोली, अरे यार तुम चुप नहीं रह सकते क्या? तुम्हें हमेशा मजाक सूझ रहा है, पर सच बताऊं, तुम्हें अंधा नहीं है कि आज जब होटल की लॉबी में वो दोनों गंदे लोग मुझे सरेआम बेइज्जत कर रहे थे, मेरी बॉडी का सौदा कर रहे थे, और तभी अचानक ये फेंग ने आकर जिस कगक अंदाज में उन दोनों आवारा और बदतमीज कुत्ते कुतिया को लात मारकर वहां से भगाया ना, कसम से उस वक्त उसे देखकर मेरा दिल अंदर से पुक पुक सॉरी धक धक करके तेजी से धड़कने लगा था। साला इतनी जबरदस्त फीलिंग थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे अपनी जिंदगी में आज तक कभी किसी मर्द के साथ इतना ही सुरक्षित और इतना तगड़ा सिक्योरिटी का एहसास नहीं हुआ था। वो सच में किसी सुपर हीरो की तरह आया था यार। मैंने अपना सिर पीट लिया और झुंझलाकर हवा में हाथ फैलाकर चिल्लाया, अरे ओ मैडम, होश में आओ, क्या हम यहाँ बैठकर तुम्हारा लव इंटरेस्ट डिस्कस करने आए हैं? जरा अपनी इस दीवानगी और आशिकी के भूत को साइड में रखो और पहले मेरी बात सुनो। मैं तुमसे इतनी देर से चीख चीख कर पूछ रहा हूँ कि तुम दोनों के बिजनेस की बातचीत कैसी रही? क्या इन्वेस्टमेंट की डील पक्की हो गई? क्या तुम्हारे उस स्टूडियो के लिए पैसों का इंतजाम हो गया? क्या अब मैं ये मान लूं कि मेरा काम पूरा हो गया और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो मैंने निभा दिया है? अब तो मैं तुम्हारी इस बॉडी के अंदर पक्के किराएदार की तरह मने से रह सकता हूँ ना? मुझे मेरी जगह मिल गई ना?